आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। क्या बांग्लादेश में चुनाव टालने के लिए मोहम्मद यूनुस कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं? क्या सत्ता हाथ में रखने के लिए जिहादियों का सहारा लिया जा रहा है? क्या अवामी लीग के नेताओं और हिंदुओं पर हमले का प्लान बनाया जा रहा है? ये सवाल तब खड़े होने लगे जब ढाका की एक मस्जिद से 1400 तलवार और भारी मात्रा में बंदूकें और खतरनाक हथियार बांग्लादेश की सेना ने बरामद किए। इनमें से कई हथियार ऐसे थे जिन्हें पिछले साल तख्तापलट के दौरान कट्टरपंथियों ने लूटा था। ऐसे में चुनाव से पहले इन हथियारों का बरामद होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। साजिश का शक इसलिए भी क्योंकि जहां से हथियार मिले उसे पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई का ठिकाना भी माना जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सत्ता में बने रहने के लिए यूनुस पाकिस्तान का भी सहारा ले रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश जहां पर हालात सुधर नहीं रहे, बांग्लादेश जहां पर चुनावों को लेकर अल्टीमेटम यूनुस सरकार को मिला है, लेकिन बावजूद इसके अगर वहां की एक मस्जिद से 1400 तलवारें मिलती हैं, बाकी हथियार मिलते हैं, तो सवाल ये है कि ये क्या किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है? क्या चुनाव टालने के लिए मोहम्मद यूनुस की ये नई चाल हो सकती है? क्या माहौल पहले से ही खराब है और ऐसे में इन हथियारों का मिलना, वो भी मस्जिद से, और वो मस्जिद जो कि आईएसआई का ठिकाना कही जाती है, तो क्या हिंदुओं पर हमले की कहीं और कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही है? ये सभी सवाल ऐसे हैं जो जहन में बने हुए हैं। साथ ही साथ अवामी लीग के नेताओं को भी निशाने पर रखा जा सकता है, जो कि पहले से बांग्लादेश में हो भी रहा है। साथ ही साथ यूनुस सरकार जो कि सवालों के घेरे में खड़ी है, सवालों के घेरे में पहले से है, और ऐसे में इन सवालों के बीच इन हथियारों का मिलना कई साजिशों की तरफ इशारा है। बांग्लादेश जहां पर पहले से ही हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया, हिंदू बहन बेटियों के साथ ज्यादती की हदें पार कर दी गई, जहां अवामी लीग के नेताओं को बेवजह जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, उनके घरों को फूंक दिया गया। ऐसे में अब साजिश की बू आ रही है मस्जिद में मिलने वाले इन हथियारों को देखने के बाद भी। और क्या वाकई बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है? क्या आईएसआई इससे कनेक्टेड हो सकता है? क्या ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि बने हुए हैं, और इन सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में बांग्लादेश से भी गेस्ट जुड़े हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर भी खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ में शोएब जी हैं जो कि बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही साथ मेरे साथ राजन कोचर सर जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर स्वागत। बांग्लादेश की ये ताजा रिपोर्ट बता रही है कि वहां साजिशें अभी भी रुक नहीं रही, थम नहीं रही। शोएब जी, जो हालात अभी बने हुए हैं, मोहम्मद यूनुस पर चुनाव कराने का ये प्रेशर तो बना हुआ है कि आप चुनाव कराइए, जनता की चॉइस से सरकार बननी चाहिए, लेकिन अब ये जो हथियारों का जखीरा मस्जिद से मिला है, क्या समझें, क्या ये मोहम्मद यूनुस की चुनाव टालने की साजिश हो सकती है, या पाकिस्तान इसके पीछे कोई और यहाँ साजिश रचने में लगा है जिसमें मोहम्मद यूनुस साथ दे रहे हैं? धन्यवाद रचना जी। आपने जैसे अभी बताया कि ईमान बाग मस्जिद खिलगांव एरिया में वहां से कोई हथियार रिकवर हुआ, और मोहम्मदपुर एरिया ढाका की और एक एरिया है जिसके नजदीक करीब में जेनेवा कैंप है। जेनेवा कैंप यानी जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी रहते हैं, तकरीबन 5.5 लाख, वहां सिर्फ 1400 ये तलवार सामुराई वगैरह सीज हुआ। मगर आज 3 घंटे पहले पुलिस ने फिर से रेड किया, रेड करने की कोशिश की जेनेवा कैंप को, क्योंकि उनके पास खबर थे कि वो जेनेवा कैंप के अंदर स्नाइपर राइफल्स है, आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस है, टाइम बॉम्ब्स है। और आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ रत्न जी, आपको जनरल रंजन जी को, कि पिछले साल की जिहादी तख्तापलट के वक्त 400 पुलिस स्टेशन अटैक हुआ, तकरीबन 4000 से 4500 वेपन्स यहाँ लूट हुआ वहां से। तो हम लोग जो ईमान बाग मस्जिद की ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ तकरीबन
30 वेपन्स रिकवर हुआ। हजारों वेपन्स अभी ये जिहादियों के हाथ में हैं। और आपको एक इंफॉर्मेशन, और भी एक इंफॉर्मेशन रचना जी, कि ये जो जेनेवा कैंप पाकिस्तानी की, ये पूरा कंट्रोल करता है पाकिस्तानी आईएसआई। आज जब पुलिस गए, कंबाइंड फोर्स, वो पूरे कैंप वाले लाखों पुलिस के ऊपर आ गई, सवार हो गई, पुलिस भाग गई वहां से। सो यूनुस ने जो ऐलान की जनाब की अगले साल के फरवरी में, ये एक नाटक है, क्योंकि ये बांग्लादेश अभी यूनुस के हाथ में है नहीं। बांग्लादेश है असल से पाकिस्तानी आईएसआई के हाथ में, और पाकिस्तानी आईएसआई कभी भी चुनाव करने नहीं देगा। इसके लिए कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या बीएनपी इलेक्शन लड़ेगा और कह रहा है कि अवामी लीग इलेक्शन लड़ नहीं सकती। सो इस हालत से वैसा इलेक्शन को इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यूनुस के जो अपने की पार्टी इसने बनाया है, जिसके अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इसके वोट बैंक के 0.02%, और जमात इस्लामी और आप बता रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के हाथ में अभी फिलहाल बांग्लादेश की जो बागडोर है वो यहाँ आम चुनावों के लिए आगे क्रेडिट लेते हुए तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। हाँ, हालात जरूर खराब होने की तरफ अब नजर आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं सिर्फ इतना नहीं है जितना अभी हथियारों में दिखाई दे रहा है, इससे कहीं ज्यादा हथियार अभी मिलने की खबर है। और आप कह रहे हैं 3 घंटे पहले भी वहां पर पुलिस पहुंची थी। श्वेत जी, आप रहिए मेरे साथ में। राजन सर, जो अभी हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, या फिर जो धार्मिक स्थलों पर होने वाले हमले हैं, या फिर जो खासतौर पर आवामी लीग से जुड़े हुए नेता हैं, उनके साथ ज्यादतियां बहुत ज्यादा हुई हैं, और इसीलिए आम लोगों ने भी आवाज उठाई, सेना ने भी इनफैक्ट आवाज उठाई और कहा कि आम चुनाव अब कराए जाएं किसी भी सूरत में। क्या मोहम्मद यूनुस को ये बात रास नहीं आ रही, और क्या इसीलिए अब ये हथियारों की खेप मिल रही है, और क्या फिर से बांग्लादेश में आउट ऑफ कंट्रोल हालात हो सकते हैं क्या, जो हमने भी कुछ महीने पहले भी देखे, जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से जुड़े हुए थे? रचना जी, देखिए, 7 जून को 2025 को बांग्लादेश के आर्मी चीफ मोहम्मद यूनुस से मिलते हैं और पूरा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन डिस्कस होता है, इलेक्शंस की भी बात होती है। बिकॉज आज आर्मी एक लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने की सिचुएशन में निकल पड़ी है, जो आर्मी का रोल नहीं है। क्योंकि अभी जैसे हमारे बांग्लादेश के दोस्त ने बताया कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है बांग्लादेश में, और जहां पर भी अभी जैसे ये हथियार की इंफॉर्मेशन मिली और पुलिस वहां पे पहुंची मस्जिद में, और वहां पे हजारों में लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस को अपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पुलिस नाकाम है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की। अब आने वाले वक्त में अगर आप इलेक्शन करेंगे, अप्रैल 2026 से पहले मोहम्मद यूनुस ने प्रॉमिस किया है कि इलेक्शंस होंगे, तो क्या आप समझ सकते हैं कि वो एक फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे? बिकॉज अगर उनकी लॉ इन्फोर्समेंट ही स्ट्रांग नहीं है, और अगर इस तरीके की धांधलेबाजी चलती रहेगी और हथियार पब्लिक के हाथ में आएंगे, देखिए एक सिविल वॉर की सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं। सिविल वॉर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सिविल वॉर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब लोगों के हाथ में पावर आ जाती है और स्टेट कंट्रोल कमजोर हो जाता है। तो अभी जनरल वकार यूनिस वकारुज़्ज़मान ने बहुत क्लियरली ये बोला था कि मैं चाहता हूं कि फौज बैरक्स में वापस जाए, और जो फौज का प्राइमरी टास्क है वो बॉर्डर की तरफ होना चाहिए और ना कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए। इससे एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर फौज लोगों के साथ डायरेक्ट कंट्रोल करती है तो उसमें फौज की छवि को भी बहुत फर्क पड़ता है आने वाले वक्त। और ये हमने इसको देखा है। अगर आप कोई भी आर्मीज को देखें, पाकिस्तान आर्मी को भी देखें, जब
वहाँ पे इमरान खान के साथ इंसिडेंट हुआ था, और जब स्कोर कमांडर के घर के ऊपर अटैक हुआ था, उस टाइम भी फौज आई थी वहाँ पे लोगों के सामने, उससे फौज की छवि एक्चुअली खराब होती। और इसीलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे रेज हो रहा है आईएसआई का। अब आप इसको समझ सकते हैं कि जमात इस्लामी जो इनकी पार्टी है और जो इनके यूथ लीडर्स हैं, जो आज मोहम्मद यूनुस के साथ है, उनकी गवर्नमेंट में है, उनका हिस्सा है, वो पूरा आईएसआई के कंट्रोल्ड है। और अगर ये इलेक्शन आगे एक्चुअली बढ़ता है, मुझे इसमें एक यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल नजर आता है। और मैं चाहूंगा हमारे बांग्लादेश के जो साथी प्रोग्राम में आए हैं, शोएब साहब, वो इसके ऊपर जरूर अपनी राय दें कि यूनाइटेड स्टेट्स, हम जानते हैं कि वो मोहम्मद यूनुस को कंट्रोल करता है, मोहम्मद यूनुस को ही उसने यहाँ पे लेके आया है और अपॉइंट किया गया है। हम ये जानना चाहते हैं कि आज भी क्या मोहम्मद यूनुस उसके कंट्रोल में काम करता है यूनाइटेड स्टेट्स के? एकदम ठीक बात मेजर जनरल कोचर आपने कही है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का यहाँ अपॉइंट होना सीधे सीधे अमेरिका का इनिशिएटिव इसमें माना जा रहा था। हालांकि उसके बाद में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान और चीन साथ में मिलते हुए नजर आए, तो ये तिकड़ी भारत के लिए कैसी होने वाली है, ये भी सवाल उठ रहे थे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी चर्चाओं में आया, और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये बात रखी गई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अपने आप में सक्षम है और वो इन मामलों से निपट लेगा, जबकि इलेक्शन के दौरान उन्होंने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया था। खैर शोएब चौधरी जी, बांग्लादेश में जो अभी असल में हो रहा है, ये अनफेयर तो है, आम लोग इसको लेकर आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन वाकई यूनाइटेड स्टेट्स का रोल इसमें क्या है? अमेरिका क्या इसके पीछे है, और क्या अमेरिका चाहता है मोहम्मद यूनुस बने रहें? राजनीति एक सीरियस इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत जरूरी है आपके साथ और जनरल रंजन जी के साथ। देखिए, बांग्लादेश में अलकायदा या अंसार अल इस्लाम की एक टॉप किंग पिन है, इसके नाम है मेजर शेख जियाउल हक जिया। ये मेजर शेख जियाउल हक जिया के ऊपर डेथ पेनल्टी है, और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के पास $1 मिलियन की बाउंटी है, क्योंकि इन्होंने ढाका में एक अमेरिकी सिटीजन को हत्या किया था। यही मेजर जिया 2014 में भाग गई बांग्लादेश से, और पाकिस्तानी आईएसआई इसको शेल्टर दिया। अभी पिछले साल की तख्तापलट के बाद, जिहादी तख्तापलट के बाद, मेजर जिया वापस आए बांग्लादेश। डेथ पेनल्टी है उसका, वो बांग्लादेश आ गई पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके, और 2 दिन पहले उसने सोशल मीडिया में पोस्ट की कि यूनुस को उन्होंने कहा कि भारत के जितने आतंकवादी संगठन है, मणिपुर इंसर्जेंसी ग्रुप, खालिस्तानी कश्मीरी इंसर्जेंट, सबको आप बांग्लादेश में ऑफिस खोलने के परमिशन दो। और ये मेजर जियाउल हक, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, ये पाकिस्तानी, ये जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी बिहारीज, इनको कोऑर्डिनेट कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, और इनके जो डेंजरस एक्सप्लॉट है रचना जी, दे विल अटैक इंडिया, दे विल अटैक इंडिया इन वेरी बिग वे, बिकॉज मैंने आपको कह दिया कि इनके हाथ में तकरीबन 1000 स्नाइपर राइफल्स है, इसके पास टर्किश ड्रोन्स है, इसके पास पाकिस्तानी एक्सप्लोसिव्स है, वेपन्स है, और आपने तस्वीर भी देखा, थोड़ा बहुत तस्वीर, और पुलिस के 9000 हथियार, इंक्लूडिंग चाइनीज ऑटोमेटिक राइफल्स। सोचिए शोएब जी, भारत के लिहाज से तो ये आप बहुत बड़ी जानकारी शेयर कर रहे हैं, ये तो बिग एक्सक्लूसिव हो गया, लेकिन क्या आप थोड़ा सा रोशनी और डाल पाएंगे? मतलब क्या ये रातों रात हो गया? क्या ये लंबे वक्त से चल रही प्लानिंग हो सकती है? क्या किसी खास टाइम का इंतजार किया जा रहा है? ये हो क्या रहा है? रजा जी, देखिए, मैंने पहले तो आपको सिचुएशन बताया, और ये भी कहा कि अभी कुछ भी यूनुस के हाथ में है नहीं, ये पूरा कंट्रोल है पाकिस्तान आईएसआई के ऊपर। मगर खुशखबरी भी एक है। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, जनरल जी पूछ रहे थे, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट यूनुस चाहते यूनुस रह जाए, क्योंकि वो कॉरिडोर मांगता है, अराकान के कॉरिडोर, या तब बांग्लादेश को इंटरनेशनल प्रॉक्सी वॉर का फील्ड बना देगा। मगर खुशखबरी हमारे लिए है, इस महीने की 31 तारीख नरेंद्र मोदी जी चाइना जा रहे हैं,
हाँ। चाइना तो भारत की सतह पे हाथ मिला लेगा, नहीं तो अमेरिका घुस जाएगा। रशिया हाथ मिला लिया, सो चाइना, इंडिया, रशिया तीनों एक साथ हो गए त्रिशूल की तरह। ये अमेरिका को भगाएगा, यूनुस को भगाएगा, जिहादी को बर्बाद करेगा। मगर फिर से मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश अभी इंडिया के लिए, बांग्लादेश अभी इंडिया के लिए पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरा है, थ्रेट है, डेंजर है। ये तो अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है राजन कोचर सर। ये 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर अलग बना, भारत को बड़ा भाई कहता रहा, भारत ने इनिशिएटिव लिया तो बांग्लादेश आजाद हो पाया, और आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक तरीके से भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने के लिए तैयार। जरूर, आपको तो मैंने सिचुएशन राजन कोचर सर। रचिता जी, मैं सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि मैं आपकी अटेंशन पिछले हफ्ते की जो स्टेटमेंट DGISPR पाकिस्तान, जनरल चौधरी ने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं उस पे खास नजर हमारे साथी की भी डालना चाहता हूं। उसने स्टेटमेंट दिया है कि अगली जंग जब भारत और पाकिस्तान की होगी, वो भारत के ऊपर हमला ईस्ट की तरफ से भी होगा। तो अगर एक DGISPR ने ये स्टेटमेंट दिया है पिछले हफ्ते, और अगर हम इस डॉट्स को कनेक्ट करें कि जो शोएब साहब एक्चुअली बोल रहे हैं, तो उसमें काफी सच्चाई, काफी रियलिटी आ रही है कि पाकिस्तान का जो ISI है वो तैयारी कर रहा है ईस्टर्न सेक्टर को, जो भारत के साथ जुड़ा हुआ है बांग्लादेश का, उसको एक्टिवेट करने के लिए। और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही है। ये बात नहीं है कि हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि ये एक वनरेबिलिटी रहेगी हमारे लिए, क्योंकि मैं बांग्लादेश बॉर्डर पे पोस्टेड रहा हूं, और मैं जानता हूं कि वहाँ फेंसिंग नहीं है, ओपन बॉर्डर रहता है, एक आधा गांव हिंदुस्तान में, आधा गांव बांग्लादेश में। हमने ऐसी वहाँ पे सिचुएशंस देखी है। 3 बीघा आपका कॉरिडोर का जो एग्रीमेंट हुआ था, वो जो है इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हुआ था, क्योंकि आधे गांव इधर थे, आधे गांव उधर थे, तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए। अब जो मैं यहाँ पे हालत देखता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश देखिए वो एक इकोनॉमिक डिक्लाइन में जा रहा है, वो एक्चुअली समझ नहीं रहा है, ये लोग समझ नहीं रहे कि भारत के बिना ये जो इनका जो है वहां पे ग्रोथ और इनकी जो GDP जो एक टाइम पे बहुत अच्छा कर रहा था बांग्लादेश, आज इनके पावर के इश्यूज हैं, इनके इलेक्ट्रिकल इश्यूज हैं, पानी के प्रोजेक्ट्स अफेक्टेड हैं, इनकी गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री अफेक्टेड है। और एक इकोनॉमिक सर्वे भी हुआ था कि जिसमें बांग्लादेश की इसको GDP और इसका जो इन्फ्लेशन है वो अभी डबल डिजिट्स में इसको चला गया, 11.6% इसको लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम इन चीजों को, इनका भी जायजा लें साथ में, तो इसको बांग्लादेश के लोगों को भी रियलाइज करना चाहिए कि जो ये 1 साल का वक्त गुजरा है जब से इस शेख हसीना को निकाला गया है, उसमें बांग्लादेश का डिक्लाइन ही हुआ है। एक इंटरनल सिक्योरिटी बांग्लादेश की अफेक्ट हुई है। हम वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखते हैं, और उसके साथ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और जॉब्स। अभी शोएब जी मुझे बताएंगे, आज बांग्लादेश में जॉब्स की बहुत किल्लत है वहां पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, और इसका फायदा ऐसे उठा रहा है। कई फैक्ट्रियां, कई कंपनियां बंद हो गई हैं, वहां बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। लोगों जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उन्हें सैलरीज नहीं मिल रही हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। बांग्लादेश जो कि लगातार ग्रो कर रहा था, एग्जाम्पल्स दिए जा रहे थे, वो गर्त में जा रहा है। शोएब चौधरी जी, ये सब तस्वीरें क्या बांग्लादेश के आम लोगों को दिखाई नहीं दे रही? रचन जी, मैं आपको एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। पिछले 1 साल में बांग्लादेश में 40 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ओह माय गॉड, 40 साढ़े 600 फैक्ट्रीज बंद हो गई, 650 बिग फैक्ट्रीज। अभी बांग्लादेश की हालत क्या हो गया रचना जी, कि 1 साल पहले हमारी तरह मिडिल क्लास जो हफ्ते में 5 दिन मीट और फिश अफोर्ड कर सकते हैं, अभी ये आलू के भरता भी अफोर्ड नहीं कर सकते।
इकोनॉमी इज इन दैट बैड शेप। एक साल में $1 की फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया, इवन नॉट $1। आप जो कहेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहे, ये हमारे जो बांग्लादेशी लोग काम करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, ये उनकी वेजेस के रेमिटेंस है, नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टर्स को कोई इंटरेस्ट ही नहीं बांग्लादेश में। वो कह रहे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, बाद में हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो मिलिट्री रूल आ जाए, we will invest, but we will not invest with these jihadis. Situation is extremely dangerous. आपको और एक खबर दे रहा हूँ, इस अगस्त पिछले साल, पूरे साल, इस साल के जून तक बांग्लादेश में किसी ने भी हसीना जी के नाम नहीं उठा सके। अभी सड़कों में नारा लगा रहे लोग, हमारे शेख हसीना वापस चाहिए। कि वो कह रहे असंतोष बहुत ज्यादा है, विरोध भी बहुत ज्यादा है। वापस चाहिए। जब आम लोग सड़कों पर आए तो ऐसा लग रहा है कि नया आंदोलन लोग कह रहे तो था पहले भारत के साथ मित्रता जरूरी है। लोग कह रहे आम लोग समझ रहे हैं इस बात को कि भारत से मित्रता रहेगी तो बांग्लादेश में हालात बेहतर रहेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान के सिखावे में, पाकिस्तान के बहकावे में बांग्लादेश आ रहा है तो फिर लगातार गर्त में जा रहा है। आम लोग अपना अधिकार समझ रहे हैं, आम लोग अपना नुकसान समझ रहे हैं और इसीलिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आवाज उठाने का असर होगा क्या? और मोहम्मद यूनुस क्या कोई ऐसा ठोस कदम उठाएंगे कि बांग्लादेश सही रास्ते पर आए? देखना दिलचस्प रहेगा। अभी के लिए फिलहाल मेजर जनरल राजन कोचर सर और शोएब चौधरी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है वो मिल